साल था लगभग 322 ईसा पूर्व। उत्तर भारत की धूल भरी धरती पर इतिहास एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा बदलने वाली थी। दूर दूर तक फैले नगर, विशाल नदियां, घने वन और व्यापारिक मार्ग एक ऐसे युग के साक्षी बनने वाले थे जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। उस समय भारत अनेक जनपदों और राज्यों में बटा हुआ था। कहीं समृद्धि थी तो कहीं असंतोष, कहीं ऊंचे महलों में वैभव था तो कहीं सामान्य लोगों के मन में परिवर्तन की प्रतीक्षा। मगर इन सब के बीच एक शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली थी, मगध। पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदियों के संगम के पास बसा वो महानगर जिसे उस समय संसार के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाता था। विशाल प्राचीरों से घिरा ये नगर केवल एक राजधानी नहीं था, बल्कि शक्ति, धन और राजनीति का केंद्र था। इसकी गलियों में व्यापारियों की चहल पहल थी, राजमहलों में षड्यंत्रों की फुसफुसाहट और सैनिक शिविरों में युद्ध की तैयारी। लेकिन चमकते महलों के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी था जिसे आम लोग हर दिन महसूस कर रहे थे। भारी कर, सत्ता का अहंकार और बढ़ता असंतोष धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रहा था। बाहर से साम्राज्य अजेय दिखाई देता था, लेकिन भीतर उसकी नींव में दरारें पड़ चुकी थीं। और फिर इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा नाम उभरने वाला था जो केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक युग का निर्माता बनकर सामने आया। उस युवक का नाम था चंद्रगुप्त। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर यही युवक आगे चलकर भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक की नींव रखेगा। लेकिन हर महान साम्राज्य की शुरुआत तलवार से नहीं होती। कई बार उसकी शुरुआत एक विचार से होती है, और उस विचार का नाम था चाणक्य। कहा जाता है कि राजनीति केवल राजमहलों में नहीं जन्म लेती, कभी कभी उसका जन्म अपमान की अग्नि में होता है। एक ऐसा अपमान जिसने एक विद्वान को संकल्प में बदल दिया, और एक संकल्प ने इतिहास को बदल दिया। तक्षशिला के ज्ञान से लेकर पाटलिपुत्र की सत्ता तक एक ऐसी योजना तैयार हो रही थी जिसमें वर्षों का धैर्य, गहरी रणनीति और अटूट इच्छा शक्ति छिपी हुई थी। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था, हर निर्णय भविष्य की दिशा तय करने वाला था। उधर उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर सिकंदर के अभियान के बाद की राजनीतिक उथल-पुथल अभी शांत नहीं हुई थी। कई छोटे छोटे शासक सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। यही वह समय था जब भारत को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में बांध सके। लेकिन जो होने वाला था वह केवल एक राजवंश का परिवर्तन नहीं था। यह उस साम्राज्य के जन्म की कहानी थी जिसने प्रशासन, कूटनीति, सैन्य शक्ति और व्यापार की ऐसी मिसाल कायम की कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे विस्मय से याद करती रहीं। धूल से उठती सेनाएं, रणभूमि की गर्जना, राजमहलों के गुप्त कक्ष और एक गुरु शिष्य की ऐसी जोड़ी जिसने असंभव को संभव बना दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में चाणक्य के अपमान, नंद साम्राज्य की वास्तविक शक्ति और चंद्रगुप्त से उनकी पहली मुलाकात की सिनेमाई कहानी आगे बढ़ेगी। राजमहलों की ऊंची दीवारों के भीतर सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन उस शांति के पीछे सत्ता का ऐसा तूफान पल रहा था जो जल्द ही पूरे आर्यावर्त को अपनी चपेट में लेने वाला था। मगध का नंद साम्राज्य उस समय अपार धन संपत्ति का स्वामी था। कहा जाता है कि उसके खजानों में इतना सोना और चांदी था कि दूर दूर के व्यापारी उसकी समृद्धि की चर्चा किया करते थे। विशाल सेना, प्रशिक्षित हाथी, हजारों घुड़सवार और अनगिनत पैदल सैनिक। ऐसा लगता था मानो इस साम्राज्य को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास बार बार यह सिद्ध करता है कि किसी भी साम्राज्य को बाहरी शत्रु से पहले उसका अपना अहंकार कमजोर करता है। उसी समय तक्षशिला से एक विद्वान मगध पहुंचा। साधारण वस्त्र, तीक्ष्ण दृष्टि और असाधारण बुद्धि। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। यह था विष्णुगुप्त, जिसे दुनिया आगे चलकर चाणक्य के नाम से जानने लगी। उसकी आंखें केवल वर्तमान को नहीं, आने वाले वर्षों को भी पढ़ रही थीं। उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यदि भारत इसी प्रकार छोटे छोटे स्वार्थों में बटा रहा तो विदेशी शक्तियां बार बार इस भूमि की ओर आकर्षित होंगी।
इसी उद्देश्य से वह मगध के राजदरबार पहुंचा। शायद उसे आशा थी कि एक शक्तिशाली राजा पूरे भारत को एकजुट करने का विचार स्वीकार करेगा। लेकिन राजदरबार में जो हुआ, उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। दरबार में बैठे मंत्रियों के बीच उस विद्वान का उपहास किया गया। उसके ज्ञान का सम्मान करने के बजाय उसके रूप और वेशभूषा का मजाक उड़ाया गया। और फिर अपमान का वह क्षण आया जिसने आने वाले वर्षों का भविष्य लिख दिया। कहा जाता है कि चाणक्य को दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। महल की सीढ़ियों से उतरते समय उसकी आंखों में क्रोध नहीं, संकल्प था। उसने अपनी खुली शिखा को हाथ में लिया और प्रतिज्ञा की, जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा, यह शिखा फिर कभी नहीं बंधेगी। वह केवल एक वचन नहीं था, वह एक युग की शुरुआत थी। इसके बाद चाणक्य ने राजमहलों से दूरी बना ली, लेकिन राजनीति से नहीं। अब युद्ध तलवारों से पहले बुद्धि के मैदान में लड़ा जाना था। देश भर की यात्रा शुरू हुई। नगरों से लेकर जंगलों तक, आश्रमों से लेकर व्यापारिक मार्गों तक, वह केवल एक व्यक्ति की तलाश कर रहा था। ऐसा व्यक्ति जो केवल सिंहासन पर बैठना न जानता हो, बल्कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का साहस रखता हो। और फिर एक दिन उसकी नजर एक बालक पर पड़ी। वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका खेल साधारण नहीं था। वह राजा बनकर न्याय कर रहा था, विवाद सुन रहा था, निर्णय दे रहा था। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था और व्यवहार में नेतृत्व की झलक। चाणक्य कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। उसे लगा, शायद वर्षों से जिसकी तलाश थी वह सामने खड़ा है। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। उस क्षण किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही बालक आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में गिना जाएगा। इसके बाद प्रारंभ हुआ वर्षों का कठिन प्रशिक्षण। तलवार चलाना, घुड़सवारी, युद्धनीति, कूटनीति, गुप्तचरी, प्रशासन, हर कला में चंद्रगुप्त को तैयार किया जाने लगा। दिन में अभ्यास, रात में रणनीति। हर असफलता एक नई सीख बनती गई। हर परीक्षा उसे और मजबूत करती गई। लेकिन केवल एक योद्धा तैयार करना पर्याप्त नहीं था। एक साम्राज्य बनाने के लिए जनता का विश्वास, सहयोगियों का साथ और सही समय की प्रतीक्षा भी आवश्यक थी। इस बीच भारत की सीमाओं पर भी परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। सिकंदर अब इस दुनिया में नहीं था। उसके पीछे छोड़े गए यूनानी शासक सत्ता बचाने में उलझे हुए थे। उत्तर पश्चिम की सीमाएं अस्थिर थीं और चाणक्य समझ चुका था, इतिहास ने वह अवसर दे दिया है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। लेकिन सबसे कठिन युद्ध अभी बाकी था, क्योंकि सामने था मगध, भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। और उसे हराने के लिए केवल साहस नहीं, एक ऐसी योजना चाहिए थी जिसे आने वाली सदियां राजनीति की सबसे महान रणनीतियों में गिने। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त पर उतर चुका था। दूर कहीं सैनिक शिविरों में जलती मशालें हवा के साथ कांप रही थीं। नक्शों पर झुके सेनापति सीमाओं की गणना कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर एक विद्वान अपने मन में ऐसा साम्राज्य गढ़ रहा था जो केवल युद्ध से नहीं, व्यवस्था से टिके। चाणक्य जानता था कि मगध जैसी विशाल शक्ति को सीधे युद्ध में चुनौती देना आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। इसलिए पहला लक्ष्य राजधानी नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फैली हुई शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करना था। छोटे छोटे राज्यों से संपर्क स्थापित किया गया। जिन राजाओं के मन में नंद शासन के प्रति असंतोष था, वे धीरे धीरे इस अभियान का हिस्सा बनने लगे। वर्षों से दबे हुए असंतोष को अब दिशा मिल रही थी। इधर चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व भी बदल चुका था।
अब वह केवल एक युवा योद्धा नहीं था। उसकी आंखों में दूर तक देखने की क्षमता थी। युद्धभूमि में वह सैनिकों के साथ चलता, उनकी कठिनाइयां सुनता और हर अभ्यास में सबसे आगे दिखाई देता। यही कारण था कि धीरे धीरे सैनिक उसे अपना नेता मानने लगे। लेकिन किसी भी युद्ध से पहले जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है। यहीं से शुरू हुआ मौर्य गुप्तचर तंत्र। व्यापारियों के वेश में संदेशवाहक, साधुओं के रूप में घूमते जासूस और सीमाओं से लेकर राजमहलों तक पहुंचने वाली सूचनाओं का एक विशाल जाल। हर समाचार सीधे चाणक्य तक पहुंचता। दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा रही थी। इतिहासकार मानते हैं कि किसी भी साम्राज्य की विजय केवल तलवारों से नहीं, बल्कि सही जानकारी और समय पर लिए गए निर्णयों से होती है। धीरे धीरे नंद साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ स्थानों पर बिना युद्ध के लोग चंद्रगुप्त के पक्ष में खड़े हो गए। कहीं छोटे संघर्ष हुए तो कहीं स्थानीय शासकों ने स्वयं साथ देने का निर्णय लिया। हर छोटी विजय के साथ एक नया संदेश पूरे भारत में फैलने लगा। मगध अजेय नहीं है। यह समाचार बिजली की तरह फैल गया। उधर पाटलिपुत्र के राजमहल में चिंता बढ़ने लगी। विशाल सेना होने के बावजूद विरोध की लहर थमने का नाम नहीं ले रही थी। दरबार में लगातार नई योजनाएं बन रही थीं, लेकिन चाणक्य की रणनीति हर बार एक कदम आगे दिखाई देती थी। और फिर वह दिन आया जब पहली बार मौर्य सेना ने खुले मैदान में नंद सेना का सामना किया। सुबह की पहली किरण के साथ रणभूमि धूल से भर उठी। युद्ध हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और हजारों सैनिकों की रणघोष से धरती कांपने लगी। लेकिन यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था। यह बुद्धि और रणनीति की भी परीक्षा थी। चाणक्य की योजनाएं एक एक करके सामने आने लगीं। जहां शत्रु सीधा आक्रमण चाहता था, वहां मौर्य सेना दिशा बदल देती। जहां दुश्मन घेराबंदी करता, वहां पहले से तैयार वैकल्पिक मार्ग सैनिकों को सुरक्षित निकाल ले जाते। नंद सेना विशाल थी, लेकिन मौर्य सेना अधिक संगठित थी। और इतिहास में कई बार संख्या नहीं, रणनीति विजेता तय करती है। युद्ध कई चरणों तक चला। हर विजय और हर पराजय से नई सीख मिलती गई। चंद्रगुप्त ने जल्दबाजी नहीं की। उसे पता था कि अंतिम लक्ष्य केवल एक युद्ध जीतना नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की नींव रखना है। दूर पाटलिपुत्र की प्राचीरें अब भी अडिग खड़ी थीं, लेकिन उनके भीतर बैठे शासकों को शायद पहली बार यह एहसास होने लगा था कि साम्राज्य का सबसे बड़ा संकट उसकी दीवारों के बाहर नहीं, बल्कि बदलते समय के भीतर जन्म ले चुका है। और अब निर्णायक संघर्ष का समय तेजी से निकट आ रहा था। सूर्योदय की पहली किरण जब गंगा के जल पर पड़ती, तो पाटलिपुत्र की विशाल प्राचीरें स्वर्णिम आभा से चमक उठतीं। बाहर से यह नगर अब भी अजेय दिखाई देता था, लेकिन भीतर भय धीरे धीरे अपना स्थान बना चुका था। राजमहल के गलियारों में फुसफुसाहट बढ़ने लगी थी। मंत्रियों की बैठकों का समय लंबा होता जा रहा था। सेनापति बार बार सीमाओं से आने वाली सूचनाएं पढ़ रहे थे। हर नई खबर एक ही बात कह रही थी, मौर्य सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन चाणक्य जानता था कि किसी भी साम्राज्य की सबसे मजबूत दीवार पत्थरों से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से बनती है। यदि वही विश्वास टूट जाए, तो सबसे ऊंची प्राचीर भी अधिक समय तक नहीं टिकती। इसलिए युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़ा जा रहा था, गांवों में किसानों का विश्वास जीता जा रहा था। व्यापारियों को सुरक्षित मार्गों का आश्वासन दिया जा रहा था। छोटे राज्यों को सम्मान और साझेदारी का वचन दिया जा रहा था। धीरे धीरे लोग एक नए भविष्य की कल्पना करने लगे। उधर नंद साम्राज्य की सेना लगातार थक रही थी।
महीनों से चल रहे संघर्ष ने सैनिकों का मनोबल कमजोर कर दिया था। विशाल सेना को भोजन पहुंचाना, हथियारों की आपूर्ति बनाए रखना और दूरदराज की चौकियों की रक्षा करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। और फिर वह क्षण आया जिसका वर्षों से इंतजार था। मौर्य सेना ने पाटलिपुत्र की ओर निर्णायक कूच शुरू कर दिया। हजारों सैनिक अनुशासित पंक्तियों में आगे बढ़ रहे थे। युद्ध हाथियों की गर्जना से धरती कांप रही थी। धूल का विशाल बादल आसमान तक उठ रहा था। दूर से दिखाई देते राजमहल अब पहले से कहीं अधिक निकट थे। राजधानी के द्वार बंद कर दिए गए। प्राचीरों पर तीरंदाज तैनात हो गए। युद्ध नगाड़े लगातार बजने लगे। लेकिन इस बार आक्रमण केवल शक्ति का नहीं था। चाणक्य की वर्षों पुरानी योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। गुप्तचरों ने राजधानी के भीतर की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। रसद के मार्ग बाधित किए जा चुके थे। कई सहयोगी पहले ही मौर्य पक्ष में आ चुके थे। हर दिन के साथ नंद शासन की स्थिति और कमजोर होती गई। फिर एक भीषण संघर्ष के बाद पाटलिपुत्र की रक्षा पंक्तियां टूटने लगीं। सैनिकों की टकराती तलवारें, हाथियों की गर्जना और रणभूमि पर उठती धूल के बीच इतिहास अपनी सबसे महत्वपूर्ण करवट ले रहा था। आखिरकार नंद वंश का अंत हुआ। वर्षों पहले राजदरबार की सीढ़ियों पर लिया गया वह संकल्प आज पूरा हो चुका था। कहा जाता है कि उसी दिन चाणक्य ने अपनी खुली शिखा को फिर से बांधा। यह केवल एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा की पूर्णता नहीं थी। यह एक नए युग का उद्घोष था। कुछ समय बाद पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर एक नए सम्राट का राज्याभिषेक हुआ। वह नाम था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वास्तविक चुनौती अब शुरू हुई थी। एक साम्राज्य जीतना कठिन होता है, लेकिन उसे न्याय, व्यवस्था और दूरदर्शिता के साथ चलाना उससे भी अधिक कठिन होता है। और आने वाले वर्षों में चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर ऐसा प्रशासन, ऐसी अर्थव्यवस्था और ऐसा गुप्तचर तंत्र स्थापित करने वाले थे जिसकी चर्चा आज भी इतिहास के पन्नों में सम्मान के साथ की जाती है। जारी सम्राट का राज्याभिषेक समाप्त हो चुका था। पाटलिपुत्र के राजमहल में शंखनाद गूंज रहे थे। राजमार्गों पर दीप जलाए गए थे और वर्षों बाद लोगों की आंखों में भय नहीं, बल्कि एक नई आशा दिखाई दे रही थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भली भांति जानते थे कि सिंहासन केवल सम्मान नहीं, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी होता है। अब लक्ष्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं था, एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जहां व्यवस्था, सुरक्षा और समृद्धि साथ साथ चल सकें। राजधानी पाटलिपुत्र को प्रशासन का केंद्र बनाया गया। विशाल सभागारों में मंत्रिपरिषद की बैठकें होने लगीं। हर निर्णय पर गंभीर विचार किया जाता। किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के हित को सर्वोपरि रखा जाता। चाणक्य की नीतियां अब धरातल पर उतरने लगीं। साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक प्रांत में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति हुई। कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया ताकि राज्य भी सशक्त रहे और जनता पर अनावश्यक बोझ भी न पड़े। दूरदराज के गांवों तक प्रशासन की पहुंच बनाई गई। सड़कों का विस्तार हुआ। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा बढ़ाई गई। नदियों के किनारे बसे नगर फिर से जीवंत होने लगे। धीरे धीरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से व्यापारी पाटलिपुत्र आने लगे। कोई दक्षिण से मसाले लाता, कोई उत्तर पश्चिम से घोड़े, तो कोई पूर्व से रेशमी वस्त्र। बाजारों में अलग अलग भाषाएं सुनाई देती, लेकिन व्यापार का विश्वास सबको जोड़ देता। उधर सेना का पुनर्गठन भी जारी था। हाथियों की विशाल टुकड़ियां, तेज गति से दौड़ती घुड़सवार सेना, अनुशासित पैदल सैनिक और सीमाओं पर सतर्क प्रहरी।
मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति पूरे उपमहाद्वीप में अपनी अलग पहचान बनाने लगी। लेकिन चाणक्य की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं थी, वह था सूचना का जाल। साम्राज्य के कोने कोने में गुप्तचर नियुक्त किए गए। वे साधु, व्यापारी, कलाकार या यात्रियों के वेश में रहते, लेकिन उनकी आंखें हर गतिविधि पर नजर रखती थीं। किसी भी विद्रोह, षड्यंत्र या विदेशी गतिविधि की सूचना शीघ्र ही राजधानी पहुंच जाती। इसी कारण मौर्य शासन लंबे समय तक स्थिर बना रहा। इसी बीच उत्तर पश्चिम की सीमाओं से एक नई चुनौती उभर रही थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसका उद्देश्य उन क्षेत्रों पर फिर से अधिकार स्थापित करना था जिन्हें वह अपना अधिकार मानता था। एक बार फिर सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। पश्चिम से आने वाली सेनाएं आगे बढ़ रही थीं और पूर्व में खड़ा था एक नया भारतीय साम्राज्य, जो अब पहले जैसा बिखरा हुआ नहीं था। दो महान शक्तियां, एक निर्णायक टकराव और एक ऐसा परिणाम जो आने वाले सदियों तक भारत की सीमाओं और उसके गौरव को नई पहचान देने वाला था। उत्तर पश्चिम की पर्वतीय घाटियों में ठंडी हवाएं बह रही थीं। उन्हीं मार्गों से कभी सिकंदर की सेनाएं भारत में प्रवेश कर चुकी थीं। अब वर्षों बाद उन्हीं रास्तों पर फिर से युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य कई भागों में बंट चुका था। उसके सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारियों में से एक था सेल्यूकस निकेटर। उसका उद्देश्य था उन पूर्वी प्रदेशों पर फिर से अधिकार स्थापित करना जिन्हें वह अपने साम्राज्य का हिस्सा मानता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। जिस भारत को सिकंदर ने अनेक राज्यों में बंटा हुआ देखा था, अब वही भारत एक शक्तिशाली नेतृत्व के अधीन संगठित हो चुका था। मौर्य सेना सीमाओं पर पहले से तैयार थी। हजारों सैनिक युद्ध कवच पहन चुके थे। विशाल हाथियों के माथों पर चमकते कवच सूर्य की रोशनी में दमक रहे थे। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। रणभेरियां गूंज उठीं। और फिर दो महान शक्तियां आमने सामने थीं। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कभी एक पक्ष आगे बढ़ता तो कभी दूसरा। पर्वतीय रास्ते, तेज बहती नदियां और कठिन भूभाग इस संघर्ष को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। लेकिन मौर्य सेना अपने भूगोल से परिचित थी। हर घाटी, हर मार्ग और हर नदी उसके लिए एक रणनीतिक हथियार बन चुकी थी। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा बदलने लगा। सेल्यूकस को एहसास हो गया कि यह वही भारत नहीं है जिसे कभी विदेशी सेनाएं आसानी से चुनौती दे सकती थीं। अंततः तलवारों की जगह बातचीत ने ली। दोनों शासकों के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। इस संधि के परिणामस्वरूप मौर्य साम्राज्य को उत्तर पश्चिम के विशाल क्षेत्र प्राप्त हुए। बदले में मैत्री स्थापित हुई और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध का भी उल्लेख कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विजय केवल भूमि नहीं थी। यह उस नए भारत की पहचान थी जो अब विदेशी आक्रमणों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता था। कुछ समय बाद यूनानी राजदूत मेगस्थनीज पाटलिपुत्र पहुंचा। उसने जो देखा वह उसके लिए आश्चर्य से कम नहीं था। चौड़ी सड़कों वाला विशाल नगर, सुव्यवस्थित प्रशासन, व्यस्त बाजार, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग और एक ऐसा राजतंत्र जहां व्यवस्था को सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। उसने अपने विवरणों में पाटलिपुत्र की भव्यता, मौर्य प्रशासन की शक्ति और भारतीय समाज की समृद्धि का उल्लेख किया। इन्हीं विवरणों ने आने वाली पीढ़ियों को उस युग की एक दुर्लभ झलक दी। इतिहास के पन्नों में यह वह समय था जब मौर्य साम्राज्य केवल भारत का नहीं बल्कि संसार के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में गिना जाने लगा। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता।
वर्षों तक साम्राज्य का विस्तार करने और उसे स्थिर आधार देने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी वर्ष बीतते गए। मौर्य साम्राज्य अब अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था। उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर गंगा के विस्तृत मैदानों तक और मध्य भारत के घने वनों से लेकर समुद्री व्यापारिक मार्गों तक एक ही साम्राज्य का प्रभाव दिखाई देता था। राजमार्गों पर व्यापारिक कारवां निर्भय होकर चलते थे। खेतों में फसलें लहलहाती थीं। नगरों में शिल्पकार, व्यापारी और विद्वान नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे थे। भारत केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं रहा था, वह समृद्धि और सुव्यवस्थित शासन का प्रतीक बन चुका था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हर विजेता के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब तलवार का भार भी मन के भार से हल्का लगने लगता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। जैन परंपराओं के अनुसार उस समय एक भीषण अकाल की आशंका ने पूरे क्षेत्र को चिंतित कर दिया था। इसी काल में आचार्य भद्रबाहु का प्रभाव बढ़ा। आध्यात्मिक चिंतन और वैराग्य की भावना धीरे धीरे सम्राट के मन में गहराने लगी। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक साम्राज्य का विस्तार किया, जिसने युद्ध जीते, जिसने इतिहास बदल दिया, अब वही व्यक्ति सत्ता से दूर जाने का निर्णय लेने वाला था। राजमहल के विशाल प्रांगण में एक दिन असाधारण शांति थी। न कोई विजय उत्सव, न कोई युद्ध की घोषणा, बल्कि एक निर्णय जो किसी भी युद्ध से अधिक कठिन था। चंद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र बिंदुसार को शासन की जिम्मेदारी सौंपी। सिंहासन, जिसके लिए अनगिनत युद्ध लड़े गए, जिसके लिए एक युग बदल गया, उसे उन्होंने स्वयं त्याग दिया। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। राजसी वस्त्रों की जगह साधारण वेश, महलों की जगह तप और साधना, सत्ता की जगह आत्मचिंतन। दक्षिण भारत की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई। परंपराओं के अनुसार वे आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला पहुंचे, जहां उन्होंने सांसारिक जीवन से पूर्ण विराम लगाने का मार्ग चुना। यह दृश्य जितना शांत था, उतना ही गहरा भी। एक समय लाखों सैनिकों का नेतृत्व करने वाला सम्राट अब एक साधक के रूप में मौन पथ पर आगे बढ़ रहा था। यही इतिहास एक अनोखा प्रश्न छोड़ जाता है। क्या किसी सम्राट की सबसे बड़ी विजय युद्धभूमि में होती है, या अपने भीतर के अहंकार पर विजय पाने में? चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत केवल उनके द्वारा जीते गए राज्यों में नहीं थी, वह उस व्यवस्था में थी जिसने भारत को पहली बार एक विशाल राजनीतिक एकता का अनुभव कराया। वह उन नीतियों में थी जिन्होंने प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नई दिशा दी। और वह उस गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ी में थी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि एक महान साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, दूरदृष्टि, अनुशासन और संकल्प से बनता है।